So we'll start with questions of chapter number 15, structure of atoms and nuclei. First question, example 15.1. Calculate the radius of third orbit of electron in hydrogen atom. बहुत simple सा question है. You are supposed to find out radius of third orbit of hydrogen atom. Calculate the radius of third orbit. Radius of third orbit of hydrogen atom. Good. So do you remember how do you find out the radius of nth orbit in Bohr's atomic model? 0.5371 n square angstrom. तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, जो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट होता है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट अगर याद होगा, इट इज 0.5371 एंगस्ट्रॉम. और अगर आपको nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो यू मस्ट रिमेंबर, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था. आई एम गिविंग यू डायरेक्टली द फॉर्मूला, द फाइनल वन. If you remember, we have derived a formula which is Rn equal to R1 into n square in angstrom. Straight forward, सीधा सीधा. तो ऐसा है, अगर ये याद होगा तो R3 फाइंड करना है, थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस. तो इट इज 0.5371 into 3 square एंगस्ट्रॉम. ये था ना फॉर्मूला? अरे यही था कि नहीं? हाँ, वेरी गुड. तो थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए तुमको सिर्फ यहाँ पे इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है. तो हो गया 0.5 into 9 is 4.5. 4.5 के ऊपर जाएगा ये आंसर. तो 0.5371 into 9, 4.8339. 4.8339 एंगस्ट्रॉम. डन. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15.2. ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान होना चाहिए अच्छे से. पहले क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं. तो एग्जाम्पल 15.2 में हमको क्या बोला है? इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अभी रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तुमको याद होना चाहिए. गोल्ड फॉइल था टारगेट, हमने उस पर क्या बम्बार्ड किया था? अल्फा पार्टिकल्स. Assume that an incident alpha particle, और अल्फा पार्टिकल का रेडियस आपको दिया है 1.80 FM. FM is femtometer, 10⁻⁻15 मीटर. is moving directly towards the target gold nucleus. तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, it is moving directly towards the target gold nucleus, और जो target gold nucleus है उसका रेडियस भी आपको दिया हुआ है 6.23 femtometer. If the alpha particle stops right at the surface of the gold nucleus, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड न्यूक्लियस के सरफेस पर जाके रुक गया. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टॉप्स. स्टॉप्स इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. राइट एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ? वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पे दो न्यूक्लियस की बात हो रही है, एक है अल्फा पार्टिकल और एक है गोल्ड न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ था. लार्ज डिस्टेंस इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 0. तो इनिशियली सिर्फ क्या है अल्फा पार्टिकल के पास? काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल. और गोल्ड न्यूक्लियस तो वैसे भी स्टेशनरी होता है, क्योंकि अगर आपको याद है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड टारगेट को फिक्स रखा था. हम किसको मूव कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स को. गुड. तो याद रखो, इनिशियली गोल्ड न्यूक्लियस और रेस्ट पे है, उसका तो काइनेटिक एनर्जी 0 है. कौन मूव हो रहा है? अल्फा पार्टिकल. तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उसका और गोल्ड न्यूक्लियस का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0. क्यों? क्योंकि इनिशियली डिस्टेंस क्या है? वेरी लार्ज. और डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? जनरल फॉर्मूला 1/4π0 Q1 Q2 by R. करेक्ट. Q1 Q2 by R. तो R अगर लार्ज है, इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0. तो इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किसका? अल्फा पार्टिकल. सिस्टम का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0. तो ये याद रहेगा, तो क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा सॉल्व कैसे करना है.
वो भी समझ में आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं डिपिक्ट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, आई जस्ट शो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो यहाँ पे वी हैव टू न्यूक्लियाई, वी हैव अल्फा पार्टिकल एंड वी हैव गोल्ड का न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल एज यू नो इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द गोल्ड न्यूक्लियस, वेरी स्मॉल। गुड। और जो इनिशियल डिस्टेंस है, जो इनिशियल डिस्टेंस है दैट यू आर सपोज टू टेक इन्फिनिटी। तो ये जो इनिशियल डिस्टेंस है ना, आर इनिशियल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लार्ज डिस्टेंस। तो उस केस में जो अल्फा पार्टिकल है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है। एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने ऐसा बोला है कि जो अल्फा पार्टिकल है इट स्टॉप्स राइट एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। तो जो अल्फा पार्टिकल है इट स्टॉप्स राइट हियर। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि एज यू नो, लेट अस से दिस इज रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, आर अल्फा, दिस इज रेडियस ऑफ गोल्ड। अच्छा, गोल्ड को सिंबल क्या है? हाँ, इट इज AU, गोल्ड इज AU। गोल्ड को कैसे डिनोट करते हो? AU से। वेरी गुड। तो चलो ठीक है, अब हमको गिवन क्या क्या है उसमें हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमको गिवन पैरामीटर में अल्फा पार्टिकल का रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.8 फेम्टोमीटर, मतलब 10⁻15। और गोल्ड के न्यूक्लियस का भी रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो? 6.23 फेम्टोमीटर, बराबर। और इसके अलावा आपको कुछ बताया है क्या? कुछ नहीं। पर इसके अलावा तुमको ये तो पता होना चाहिए कि जो गोल्ड है, गोल्ड बहुत महंगा वाला गोल्ड, उसका Z क्या होता है? 79। 79 होता है, पता होना चाहिए। ये गोल्ड का है एंड यू शुड नो अल्फा पार्टिकल का Z क्या होता है? क्या होता है? 2 होता है ना, 2 होता है। गुड। देन इज दैट क्लियर? बराबर, पक्का पक्का, श्योर। देन यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर कितना है? 79। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इफ ईच प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ E, तो व्हाट इज द टोटल? 79 E। व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? 2E। गुड, वेरी गुड। तो ये पता होगा तो ही तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी आगे क्या बोला है आपको? आपको बोला है कि ये दोनों पहले इनफिनाइट डिस्टेंस पे थे। गुड। एंड देन ये जो अल्फा पार्टिकल है इट स्टॉप्स राइट एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। फाइंड हाउ मच इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसा पूछा है। और शुरू में था ही एनर्जी सिर्फ अल्फा पार्टिकल के पास, बिकॉज गोल्ड वॉज स्टेशनरी। तो पहले तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, समझा क्या क्वेश्चन? अल्फा पार्टिकल आ रहा था किसके पास? गोल्ड के पास। गोल्ड क्या है? स्टेशनरी है। और कहाँ से आ रहा था? इन्फिनिटी। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना है? 0। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसके पास है? अल्फा पार्टिकल के पास, क्योंकि गोल्ड क्या है? स्टेशनरी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में अप्लाई conservation of total energy. So according to conservation of total energy, always total initial energy equal to total final energy. Kinetic energy initial plus potential energy initial equal to kinetic energy final plus potential energy final. इनिशियली सिर्फ अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल कितना था? 0। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0, क्योंकि गोल्ड न्यूक्लियस तो स्टेशनरी है। ऊपर से उन्होंने बोला है अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। स्टॉप्स मतलब रुक गया ना, तो रुक गया तो उसका एनर्जी कितना होगा? 0। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, मतलब Q अल्फा Q AU अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो अपॉन डिस्टेंस। गुड। तो देयरफॉर what you have is initial kinetic energy of the alpha particle as
1/4πε0, क्योंकि ये 0 हो गया और यहाँ पे देखना पड़ेगा अब Q1 मतलब Q अल्फा, व्हाट इज Q अल्फा 2e एंड दिस इज 79e और डिस्टेंस कितना है R अल्फा प्लस R AU। गुड, इसलिए डायरेक्टली कभी फॉर्मूला बोलना नहीं, जेड स्क्वायर जब तुम बोल देते हो ना तो जेड स्क्वायर वो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो याद रखना Q1 Q2 फॉर्म में लिखो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपके। दिस इज 9 into 10 raised to 9, व्हाट इज 79 2 जा 82 जा 160, उसमें तो दो निकालो ना, 158 into e स्क्वायर 1.6 into 10 raised to -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वैसे आंसर तुमको इफ यू रिमेंबर आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज कि यहाँ पे अल्टीमेटली यू विल बी फाइंडिंग आउट एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करना है, ये जूल में देगा तुमको, तो याद रखना ये जो एनर्जी है ये जूल में है। और तुमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करना है ना आंसर, तो एक काम करना, ये E इंटू ई क्या है ई स्क्वायर, और डिवाइड बाई ई करोगे तो किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटर ऑफ, क्योंकि आंसर वैसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो कैलकुलेशन भी कम हो जाएंगे हमारे। व्हाट इज आर अल्फा 1.8 एंड दिस वाज हाउ मच, दिस वाज हाउ मच 6.23, ये दोनों किसमें थे फेम्टो में, फेम्टो मतलब 10 raised to -15, तो रिमेंबर बोथ ऑफ दिस वेर इन फेम्टोमीटर, तो फेम्टो 10 raised to -15, ये हो गया गुड। अब बस को सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो 9 into 158 into 10 raised to 9 into 1.6 मतलब 16 into 10 raised to -20। ये हो गया आपका न्यूमरेटर पूरा। नीचे व्हाट इज हाउ मच इज दिस 8.03 into 10 raised to -15, 10 raised to -20 और -15 मतलब -5 और ये 9 कितना +4, तो +4। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो करने वाला हूं मैं वैसे, 1 and 2 अप्रोक्सीमेशन ये 158 है ना, 160 मान लो फॉर टाइम बिंग, 160 का 0 ये जो 4 था उसको दे दो, मतलब 10 raised to 5 पक्का गुड। तो 10 raised to 5 याद रखना, 16 into 9 144 into 2 288 कितना 288 into 10 raised to 5 eV मतलब 28.8 MeV 28.8 MeV। अब ये फाइनल आंसर अगर आप देखोगे सारा कैलकुलेशन करने के बाद 28.33 MeV आ रहा है। कितना आ रहा है 28.33। तो मैं कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं करूँगा। ये पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जहाँ पे मैं कैलकुलेशन में टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कैलकुलेशन है यहाँ पे, हमको 4 दिन लग जाएंगे ख़त्म करते करते। तो 28.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। डन। तो जस्ट रिमेंबर, ये जो हमने आर की जगह पे आर अल्फा प्लस आर AU लिखा, दैट इज अ फाइनल डिस्टेंस। सो फाइनल डिस्टेंस आर फाइनल, इसको मैं आर बोल रहा हूँ, विच इज आर अल्फा प्लस आर AU। इनिशियल डिस्टेंस इंफिनिटी था। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 15.3. Determine the energies of the first two excited states of the electron in hydrogen atom. What are the excitation energies of the electrons in these orbits? कई जगह पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। First two excited state. What is the ground state of electron in hydrogen atom? N equal to 1. जब वो पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, that becomes first excited state. तो first excited state मतलब कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड, और सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड, बराबर। तो याद रखना। तो रिमेंबर, कई जगह पे क्या किया है, फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट बोला है ना, उसमें से पहला तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बता दिया, और सेकेंड एक्साइटेड में N equal to 2 का एनर्जी निकाला, वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। यू नीड टू नो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब N equal to 2 एंड सेकेंड एक्साइटेड मतलब N equal to 3। तो डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम।
तो आपको डायरेक्टली क्या फाइंड करना है उस पर जाते हैं. यू आर सपोज टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट. तो एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 2. ये पता होना चाहिए. तो n इक्वल टू 2, तो तुमको E2 निकालना है. नंबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट corresponds to n equal to 3, तो which means you're supposed to find out E3. और आपको बोला है एक्साइटेशन एनर्जी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी? हाउ मच एनर्जी डज इट टेक टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड. ग्राउंड नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है ना. व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट. उसको सेकेंड ऑर्बिट में लेके जाना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा. कितना एनर्जी देना पड़ेगा? इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट्स. तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है हाउ मच एनर्जी डज इट टेक फॉर इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2. तो अगर मुझे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड में ले जाना है तो दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी. इसको मैं एक काम करता हूँ, डेल्टा E12 बोल देता हूँ. करेक्ट. Then how much energy does it take to take the electron from first to third? इसको मैं डेल्टा E13 बोल देता हूँ. तो ये चार चीजें तुमको फाइंड करनी है. यू आर सपोज टू फाइंड आउट E2, E3, E1 माइनस E2 एंड E1 माइनस E3. मैंने जानबूझ के मॉड लिखा बिकॉज कैलकुलेशन के बाद समझेगा कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा. वैसे तो पता होना चाहिए आपको, बट एनीवेज गुड. तो हमको फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है सिर्फ एक, दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर eV. ये हाइड्रोजन है, क्लियरली स्पेसिफाई किया, हाइड्रोजन एकदम क्लियरली बोला है. अगर कोई और होता तो साथ में क्या लिखते? z स्क्वायर. तो उसको भी भूलो मत. तो ये हाइड्रोजन के लिए है. तो विल फर्स्ट फाइंड आउट E1, क्योंकि E1 की जरूरत तुमको पढ़ने ही वाली है. तो मैं E1 फाइंड कर लेता हूँ, विच इज माइनस 13.6 बाय 1 स्क्वायर eV, विच इज माइनस 13.6 eV. ओके, देन we will find out what is E2. we will find out what is E2. E2 कितना आएगा? माइनस 13.6 बाय 2 स्क्वायर eV. तो कितना आ गया? माइनस 13.6 बाय 4. ये हमने कैलकुलेशन पहले भी किए थे. अगर 3.4. So this is minus 3.4 eV. माइनस साइन भूलो मत. Then you have E3. ये भी हमने पहले से करके रखा हुआ है, if you remember. 1.51 है ना. This is 1.51. 3 square is 9. 13.6 by 9. तो माइनस 1.51 eV. ये आ गया आपका एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. सारे कैलकुलेशन तो हमने पहले से ही करके रखे हैं. अगर आपको वो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम याद होगा, उधर मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे और साइड में एनर्जीज लिखी थी. मैंने ये भी बताया था आपको पहले और दूसरे में डिफरेंस होता है 10.2 eV का. तो जो डेल्टा E12 है विच इज मॉड ऑफ E1 माइनस E2, तो माइनस 13.6 माइनस ऑफ माइनस, व्हाट इज E2 वैल्यू? 3.4. तो ये हो गया आपका कितना? माइनस 13.6 प्लस 3.4 मतलब कितना? 10.2. तो एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 eV. गुड. देन इन दिस केस डेल्टा E13 इक्वल्स टू मॉड ऑफ E1 माइनस मॉड ऑफ E3. तो इट इज माइनस 13.6 माइनस ऑफ माइनस हाउ मच? 1.51. 1.51 है ना ये. तो माइनस 13.6 प्लस 1.51 कितना आता है ये? 12.09. So 12.09. This is the excitation energy for first to third orbit. खत्म. Done. Next question. अगला क्वेश्चन. Example 15.4. Calculate the wavelength of first 3 lines in Paston series of hydrogen atom. सिंपल क्वेश्चन है. आपको बोला है कैलकुलेट
द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ पास्टेन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पास्टेन सीरीज में ट्रांजिशन कौन से लोअर ऑर्बिट पे होता है, थर्ड, लिमेन बाल्मेर पास्टेन ब्रैकेट फुल। तो P की वैल्यू होती है 3, और अगर P की वैल्यू 3 है, ये लोअर ऑर्बिट है, तो ट्रांजिशन होगा हायर ऑर्बिट से। तो 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आएगी 4, 5, 6। ठीक है, वो मैं लिखता हूँ बाद में। तो आपको पूछा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस, मतलब आपको लैम्डा 1 विच इज बेसिकली लैम्डा अल्फा, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जिस ऑर्बिट पर ट्रांजिशन हो रहा है उसके जस्ट हायर ऑर्बिट से हो तो उसको अल्फा लाइन बोलते हैं, और उसके और ऊपर से हो तो उसको क्या बोलते हो, बीटा लाइन, और उसके और ऊपर से तो क्या बोलते हो, गामा लाइन। तो बेसिकली आपको पूछा है व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन, बीटा लाइन एंड गामा लाइन। आप इसको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बोलना है तो बोल दो, बट आई विल कीप दिस नोटेशन ऑलवेज यूनिफॉर्म। देन ऑफ कोर्स you need to know the formula for wavelength. 1 by lambda equals to Rydberg constant R, 1 by p square minus 1 by n square। चलो ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू आपको मिले है ऑलरेडी 3, तो वो 3 लिखेंगे हम लोग वहाँ पे। गुड, तो अभी एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहला फॉर अल्फा लाइन, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ अल्फा लाइन बिकॉज यू हैव टू नाउ रिमेंबर दिस, n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। So therefore you will get 1 by lambda alpha equal to, मैं चाहूँ तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकता हूँ बट आई विल नॉट मेक इट हियर, डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। 1 by 3 square minus 1 by 4 square। तो you have 1 by lambda alpha equals to R, this is 16 minus 9 upon 9 into 16, okay। So 1 by lambda alpha equals to R. How much is this? 7. And this is 144. अब एक काम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं मैं। रेसिप्रोकल लेने का एक पर्टिकुलर रीजन है, अगर आपको याद होगा। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो 144 by 7R। यू रिमेंबर मैंने तुमको 1 by R की वैल्यू बताई थी एंगस्ट्रॉम में, 144 by 912, that is approximation 911.5 angstrom, that is exact value। तो मैं तो exact के साथ सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे, 911.5 angstrom, that is what you have। so therefore lambda alpha is 144 by 7 into 911.5 angstrom। इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको। वैसे अप्रोक्सीमेटली, चलो ठीक कर लेते हैं, एग्जैक्ट ही कर लेते हैं। 144 by 7 into 911.5, 18,750 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट समथिंग समथिंग। और हमने ये ऑलरेडी नोट्स में दिया है मैंने आपको, ये देखो तो फर्स्ट लाइन का क्या वेवलेंथ दिया है, नोट्स में लिखा हुआ है। यही है ना, मैंने नोट्स में हर एक सीरीज का अल्फा और बीटा लाइन का वैल्यू तुमको दे के रखा हुआ है, यही है ना, 18,750 पास्टेन। देन बीटा लाइन, तो सेकेंड लाइन जो है बीटा लाइन, फॉर बीटा लाइन द ट्रांजिशन इज फ्रॉम n equal to 5 to p equal to 3। so therefore you have 1 upon lambda beta r 1 by 3 square minus 1 by 5 square। so 1 upon lambda beta equals to r 25 minus 9 upon 9 into 25। so 1 by lambda beta equals to r, this is 16, this is 225। तो lambda beta is equals to, lambda beta equals to क्या आएगा, 225 by 16R, और 1 by R की वैल्यू तो मैंने अभी तुमको बताई है, तो वापस नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। तो lambda beta equals to 225 by 16, 911.5 एंगस्ट्रॉम। अगेन सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट है। तो 225 डिवाइड बाई 16, 14 पॉइंट समथिंग इंटू 911.5, 12,817। तो 12,817
पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम, क्या दिया हुआ है वहां पे 12820। तो अगर मैं 911.5 की जगह पे 920 लेता हूँ तो 12820। ओके गुड। देन थर्ड केस इज फॉर गामा लाइन। फॉर गामा लाइन एन की वैल्यू आ जाती है 6, 4 to 3, 5 to 3 एंड 6 to 3, बराबर 6 to 3। ओके देन दिस इज 1 upon lambda gamma r 1 by 3 square minus 1 by 6 square। तो 1 by lambda gamma equals to r 1 by 9 minus 1 by 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब। तो यू हैव 1 by lambda gamma equals to r, 36 में से 9 गए अपॉन 9 into 36। तो lambda gamma equals to 9 into 36। How much is 9 into 36? 360 में से 36 माइनस कर लो ना, 324 अपॉन 36 में से 9 गए 27 आर। तो 324 by 27 into 911.5 एंगस्ट्रॉम। 327 by 24, 324 by 27, sorry, by 27, 12 into 911.5, 10938, 10,938 एंगस्ट्रॉम। डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 15.5. Calculate the radius and density of what is GE? गैलियम नहीं होता है वो, जर्मेनियम। तो इट इज अ सेमीकंडक्टर बाय द वे। तो कैलकुलेट द डेंसिटी, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस जर्मेनियम 70, given its mass to be approximately 69.924 U. What is U? It is AMU, atomic mass unit। ओके, so it is atomic mass unit। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट। तो एनीवेज, तो हमको गिवन पैरामीटर में व्हाट दे हैव टोल्ड यू इज मास नंबर इज 70, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 70, and the mass of that particular nuclei is 69.924 atomic mass unit। and as you remember, one atomic mass unit is mass of proton। तो 1.67 into 10 raised to minus 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, to convert it into what? Into kg। one atomic mass unit is mass of proton, तो mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। Then you have 69.924 था ना? Yes, 924 into 1.67, 116.77, तो 116.77 into 10 raised to minus 27 kg। बस कन्वर्ट करके रख दिया, लगेगा तो यूज करेंगे तो नहीं करेंगे। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? रेडियस एंड डेंसिटी। एज आई टोल्ड यू, मे बी यू विल नीड, you may not also need। तो देखते हैं। तो फॉर्मूला, I need to know how do you find out radius of any nuclei। Remember R0 a raised to 1 by 3, where R0 का वैल्यू होता है 1.2 into 10 raised to minus 15, 1.2 femtometer, where R0 is 1.2 into 10 raised to minus 15 meter। Number 2, what was the formula for density? Mass over volume, I know। I am asking you what was the final formula for density? 3 mass of the nucleus upon 4 pi R0 cube। R0 cube।
r0 क्यूब क्या r क्यूब, r0 क्यूब नहीं याद होगा तो फिर अल्टीमेटली आई विल हैव टू डिराइव दिस. तो यू हैव मास अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज मास ऑफ अ न्यूक्लियाई? इट इज मास नंबर into mass of each nucleon. बिकॉज मास नंबर, अभी न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किससे डिनोट करते हो? मास नंबर से, ए से. किससे? ए से. बराबर. अगर एक ही न्यूक्लियन है, एक सिंगल, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो व्हाट इज टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस? मास ऑफ प्रोटॉन 2 है तो ए की वैल्यू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. 3 है तो ए की वैल्यू 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. और टोटल मास निकालने के लिए m इंटू ए करना पड़ता है. वेर m इज मास ऑफ न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड a इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये गया 3 गया ऊपर, 3 इंटू एम इंटू ए अपॉन 4 पाई, क्योंकि 4 पाई आर क्यूब. व्हाट इज आर क्यूब? r0 a रेज टू 1/3. इसका क्या करेंगे? क्यूब. बराबर. तो डेंसिटी क्या आ गया? 3ma. तो स्टेप्स बढ़ गए ना, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुमको फॉर्मूला याद है, हमने थ्योरी में डिराइव किया था, तुमको याद नहीं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दो. फिर अब क्या करेंगे? 4 पाई r0 क्यूब a रेज टू 1/3 रेज टू 3 मतलब a, और ये a और a क्या हो जाएगा? कैंसल. तो आ गया 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब. तो बन गया आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला. देन हमको अभी सिर्फ करना है कैलकुलेशंस. तो यू आर जस्ट सपोज टू डू कैलकुलेशंस. ओके. तो पहले हमको फाइंड करना है रेडियस, विच इज r0 a रेज टू 1/3. r0 की वैल्यू मैंने अभी बताई तुमको 1.2 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर फेमटोमीटर में. a की वैल्यू कितनी है? 70 का क्यूब रूट इंटू 1.70 का क्यूब रूट. हाउ डू फाइंड आउट क्यूब रूट? रेज टू 1/3. व्हाट इज 1/3? 0.3333. 0.3333. ऐसे होता ना, वो ऐसे होता है. 4.12 इंटू कितना था? 1.2. कितना आ गया? 4.944. तो 4.944 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर मतलब 4.944 फेमटोमीटर. लेट अस वेरीफाई. यस, राउंड ऑफ करके 4.95 लिखा है उन्होंने. ओके, वी आर गुड. फिर क्या फाइंड करना है? डेंसिटी 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 क्यूब. 3 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियाई. हाउ मच इज द मास ऑफ न्यूक्लियाई? अभी तो देखा था हमने, करके रखा ना ये. 116.77 इंटू 10 रेज टू -27 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू r0 कितना होता है? 1.2 इंटू 10 रेज टू -15 का क्यूब. मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें कैलकुलेशंस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर कैलकुलेशंस. नॉट डिफिकल्ट, फॉर्मूलाज तो टू इजी, लेकिन कैलकुलेशंस तो ठीक है. आई विल जस्ट यूज कैलकुलेटर बिकॉज ऑफ कोर्स वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डू ऑल दिस विद लॉग. तो लॉग से तो नहीं करेंगे हम लोग. तो ये क्या है? 3 इंटू कितना? 116.77. पावर में एडजस्ट कर लूंगा बाद में. 350.31. तो दिस इज 350.31. अभी पावर भी देख लेते हैं. ये कितना है? -27. नीचे कितना है? -15 का क्यूब मतलब -45. ऊपर जाके +45. 45 में से 27 निकालो, 18. 10⁻18. ओके. डिवाइडेड बाय 4 पाई 12.5, 12.56 टू बी प्रिसाइज, इंटू 1.2 का क्यूब. 1.2 का मैं कर लेता हूँ पहले क्यूब. 1.728 इंटू कितना? 12.56. कितना? 21.70368. 21.70. ठीक है, इतना ठीक है. गुड. 350.31 डिवाइडेड बाय 21.7 कितना आ गया? 16.14. तो आ गया 16.14 इंटू 10 रेज टू
18। क्या डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कितना होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आइडियली एक्सपेक्टेड तो ये है, अभी आंसर यहाँ पे 22.9 आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ सम अप्रोक्सीमेशंस। मैं एक बार वापस वेरीफाई कर लेता हूँ कैलकुलेशंस को, विल जस्ट वेरीफाई वंस, फिर टेक्स्ट बुक में आई विल चेक। तो 3 गुड 3 into मास कैसे निकाला हमें, टोटल मास दिया है ना, टोटल मास 69.924, 69.924 ये AU में था, इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.67, तो 350.31, न्यूमरेटर इज गुड। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 12.56, और 1.2 का क्यूब इंटू 12.56, तो वी आर गुड ऑल्सो हियर। तो ये भी ठीक है। तो 350.31 divided by how much, 21.7, so we are good, तो आंसर इज करेक्ट, 16.14 into 10⁻18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15.6, calculate the binding energy of lithium 7(3), mass number 7, atomic number 3, the masses of hydrogen and lithium atoms being 1.007825 AMU and 7.016 AMU respectively। तो आपको बोला है बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है लिथियम का। बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, याद है क्या, डेल्टा MC स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर जूल में, राइट। अगर मुझे डायरेक्टली MeV में चाहिए तो डेल्टा M इंटू 931.5 MeV, याद है क्या। डायरेक्टली 931 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, 931.5 MeV। वो डेल्टा M क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करते हो, ZMP प्लस NMN माइनस द मेजर्ड मास। मेजर्ड मास तुमको दिया हुआ है लिथियम का, कितना दिया हुआ है 7.016 AMU, करेक्ट, पक्का। ये हाइड्रोजन का मास क्यों दिया, आई हैव वैलिड क्वेश्चन टू आस्क यू, हाइड्रोजन का मास दिया क्यों। वैसे हम लोग ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी फाइंड कर रहे हैं, किसकी फाइंड कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। तो मतलब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के डोमेन में है ना, कि हम एटम्स के डोमेन में है, न्यूक्लियर। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस कौन होता है, प्रोटॉन। तो तुमको प्रोटॉन का मास दिया है घुमा घुमा के, तुमको प्रोटॉन का मास बताया है वो। तो मास ऑफ लिथियम, मास ऑफ लिथियम तो ठीक है 7.016 AMU, उसको मैं कन्वर्ट नहीं करने वाला हूँ, बताता हूँ क्यों। मास ऑफ हाइड्रोजन इज मास ऑफ प्रोटॉन, 1.00785 AMU, गुड। मास नंबर इज 7, एटॉमिक नंबर इज 3, तो न्यूट्रॉन नंबर इज 4, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर ये होता है A माइनस Z, तो A माइनस Z, तो इट इज बेसिकली 4। देन हमको फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अच्छा था ये, तुमको कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया काम किया, हाइड्रोजन बता दिया, सोचते बैठे हाइड्रोजन में क्या काम है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मतलब एक प्रोटॉन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो फाइंड क्या करना है आपको, बाइंडिंग एनर्जी। और मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये बताया था, डेल्टा M C स्क्वायर जूल। लेकिन थोड़ा केयरफुल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल। जब तुम जूल में लिख रहे हो ना, तो रिमेंबर ये केजी में होता है। और जब तुम इसी को, मैंने थ्योरी में 3 से 4 बार बताई ये बात, जब तुम इसी को MeV में लिख रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 931.5 MeV। और रिमेंबर उस केस में ये AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये गड़बड़ कर दी गए, जूल में लिख रहे हो तो ये केजी में है, और MeV में लिख रहे हो तो कन्वर्जन करने के लिए जो हमने 931.5 कन्वर्जन फैक्टर फाइंड किया था वो था C स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके
और मास डिफेक्ट को एएमयू में लेके, मैंने तभी बता दिया था थ्योरी में कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ गड़बड़ कर देंगे। व्हाट इज डेल्टा एम? जेड एम पी प्लस एन एम एन, हाँ हाँ बराबर है, माइनस मेजर्ड मास, बराबर है, माइनस द मेजर्ड मास इंटू 931.5। एक्सपेक्टेड मास इज जेड एम पी प्लस एन एम एन, वो बराबर है माइनस द मेजर्ड मास। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। देन ये फॉर्मूला आ गया बाइंडिंग एनर्जी का। तो यू हैव बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस द मेजर्ड मास, और जो मेजर्ड मास है वही तो है, यही तो मेजर्ड मास है ना, मास ऑफ लिथियम जो तुमको दिया हुआ है, इंटू 931.5। देख लेते ना, आंसर मैच हो जाएगा तो ठीक। जेड की वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है? 3 है ना, पक्का पक्का, गुड। फिर मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या लेंगे? सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस व्हाट इज दिस, मास ऑफ, ये n है, मास ऑफ प्रोटॉन अगेन अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो बराबर है ना, सही है कि नहीं? अरे हाइड्रोजन बोल के इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया तुम्हारे दिमाग में, ऐसे कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कहाँ से है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, तुम बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन की फाइंड ही नहीं कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? लिथियम। उसमें तो न्यूट्रॉन होता है ना, तो उसका तो करना पड़ेगा ना फाइंड, उसका तो फाइंड करना ही पड़ेगा आपको। Why are you getting so confused then? I just don't really understand. ये इसको मैं वैल्यूज को सब बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, बाद में, सब बाद में। इंटू 931.5 MeV, तो ये कितना हो गया? 7 MP माइनस M। अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। 7 इंटू 1.007825 माइनस हाउ मच? 7 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 016 इंटू 931.5 MeV। अब अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ गया तो मतलब हमने कर दी गड़बड़, और पॉजिटिव आया तो हम है करेक्ट। तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं आता है वो। लेट्स सी हाउ मच इज दैट। 1.007825 इंटू कितना? 7। पॉजिटिव आंसर आएगा तुम्हारा, क्योंकि वो माइनस जो कर रहे हो वो इससे छोटा है। माइनस कितना? 7.016, 7.016 कितना आ गया? 0.38775 इंटू कितना? 931.5, हाउ मच? 36.11, 36.11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड आंसर इज मोर और लेस सेम। तो अभी एक छोटा सा गड़बड़ क्या है, एक्चुअली हमारे एंड से गड़बड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिया नहीं है, तो हमने क्या अज्यूम किया कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है। लेकिन नॉर्मली जब तुम एएमयू में हो, एटॉमिक मास यूनिट में हो, तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो सेम नहीं होता है। तो दे शुड हैव गिवन यू, या फिर नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। तो रिमेंबर मास ऑफ न्यूट्रॉन इन एएमयू इज 1.00866 AMU। तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यस दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। अब अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, आपका थोड़ा सा आंसर बढ़ेगा। 36.11 है ना, ये अराउंड 39 के आसपास जाएगा। अब क्यों? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, अभी 3 MP प्लस 4 MP लिखा ना, मैं अभी MP नहीं लिखूंगा, 4 MN लिखूंगा। तो लिटिल बिट ऑफ चेंज इन द आंसर। तो दिस इज 3 इंटू हाउ मच? 1.007825, okay, 7825 plus 4 times of 1.00866 माइनस जो मेजर्ड वैल्यू थी वो कितनी थी? 7.016 इंटू 931.5
MeV, 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर, मामूली सा, लेकिन मामूली सा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, इट इज अ बिग नंबर। तो 3 इंटू 1 पॉइंट हाउ मच, 0, अरे 1 पॉइंट हाउ मच, 0.07825 आ गया, 3.023475 प्लस 4 इंटू 1.00866, तो कितना हो गया 7.058115, उसमें से कितना माइनस करेंगे 7.016, 0.042115 इंटू कितना करेंगे 931.5, 39.23। अभी आपका टेक्स्ट बुक का आंसर एग्जैक्टली मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 15.7, calculate the energy released in the alpha decay of plutonium 238 to uranium 234, the masses involved being, mass of plutonium दिया है आपको 238.04955 AMU and यूरेनियम का मास है 234.04095 AMU, और उसमें मास ऑफ हीलियम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो उसका भी दिया हुआ है आपको 4.002603 AMU, राइट। और आपको पूछा है एनर्जी रिलीज, ये जो एनर्जी रिलीज है इट इज कॉल्ड एज क्यू वैल्यू या फिर क्यू फैक्टर। न्यूक्लियर रिएक्शंस में या डीके में बाइंडिंग एनर्जी जैसा एक फॉर्मूला बनता है, बाइंडिंग एनर्जी आप सिंगल न्यूक्लियस की बात करते हो, तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसका जो टोटल मास है, राइट, और हमने जो मेजर किया दैट इज मेजर्ड मास, तो एक्सपेक्टेड मास एंड मेजर्ड मास, दोनों में डिफरेंस आता है थोड़ा सा, उसको बोलते हो मास डिफेक्ट। उस मास डिफेक्ट को तुम एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सिमिलरली न्यूक्लियर डीके में या न्यूक्लियर रिएक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन या डीके में एक सिंगल न्यूक्लियस की बात नहीं होती, देयर आर मोर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व। तो जो रिएक्टेंट है, इस केस में रिएक्टेंट प्लूटोनियम है, और जो प्रोडक्ट है, इस केस में प्रोडक्ट जो है वो दो है, एक है तुम्हारा यूरेनियम और दूसरा तुम्हारा अल्फा। तो जो रिएक्टेंट है प्लूटोनियम, उसका मास, और जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, मासेस, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट, किसका यूरेनियम और अल्फा का, राइट। तो सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट ये कम होता है कंपेयर टू रिएक्टेंट का मास ज्यादा आता है और प्रोडक्ट का मास कम आता है। जो डिफरेंस इन मास है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हो क्यू वैल्यू। गुड, तो तुमको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। तो एनीवेज मैं फिर भी एक काम करता हूँ, मैं तुमको रिएक्शन लिख के दे देता हूँ तो समझेगा तुमको। तो सबसे पहले हमको जो गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूटोनियम का तुम्हारे पास मास नंबर है, यूरेनियम का मास नंबर है, तुम्हारे पास मास ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाई है, कितना है 238.04955 AMU। और यहाँ पे तुमको यू हैव टू टेक दिस ऑल द नंबर्स आफ्टर डेसिमल। वैसे ही मास ऑफ तुमको यूरेनियम भी दिया हुआ है 234.04095, देन तुमको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दिया हुआ है विच इज 4 पॉइंट समथिंग 002603 AMU। आपको पूछा है व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड, इसको मैं क्यू वैल्यू बोलता हूँ, तो फाइंड क्यू वैल्यू। तो जिनको नहीं पता कि ये क्यू वैल्यू क्या है, मैं अभी रिएक्शन के थ्रू फॉर्मूला के टर्म्स में बना के दे देता हूँ आपको। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है बेसिकली इट इज डीके, रेडियोएक्टिव डीके। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लूटोनियम 238 विच इज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, पैरेंट न्यूक्लियाई प्लूटोनियम है यहाँ पे, it decays to uranium 234 by giving out a helium nuclei which is alpha particle। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज है उसको बोलते हो क्यू वैल्यू प्लस सम एनर्जी, दैट इज एनर्जी हियर, दिस इज एनर्जी। और मैंने अभी बताया कि इट इज जस्ट लाइक बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, इट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट हियर, प्लूटोनियम, माइनस
व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हियर? यूरेनियम है ना, प्लस व्हाट, अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर जूल में चाहिए तो सी स्क्वायर जूल, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 931.5 MeV, 931.5 MeV। पर रिमेंबर अगर MeV में चाहिए तो ये जो मासेस तुमने लिखे हैं दे आर स्ट्रिक्टली इन एटॉमिक मास यूनिट्स, तो एटॉमिक मास यूनिट में ही होने चाहिए। ये बन गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बन गया तो सॉल्यूशन भी यहीं पे आ गया। यही फॉर्मूला है, मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ। व्हाट इज मास ऑफ प्लूटोनियम? 238.04955 04955 minus what is mass of uranium? 234.04095 plus how much is mass of alpha particle? कितना दिया हुआ है? 4.002603 4.002603। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से टू हैव योर आंसर इन MeV। तो डायरेक्टली मैं अभी आंसर लिखने वाला हूं। $238.04955, मतलब ये, इसमें से माइनस करूंगा मैं 234.04095 प्लस 4.002603 को, ये मैंने कर लिया माइनस। ओके, अरे 4 पॉइंट था, एनीवेज वापस करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज 238.04955 माइनस 234.04095 और एक बार माइनस 4.002603। ओके गुड, 0.00। ओके, तो ये सारा कैलकुलेशन कितना है हमारा? 5.58 MeV। So let us move ahead to the next question. Example 15.8. Calculate the maximum kinetic energy of the beta particle positron emitted in the decay of sodium 2211. Given the mass of sodium 2211 is to 21.994437 AMU and neon। अब neon क्यों दिया होगा? क्योंकि जो सोडियम का डीके हो रहा है, डीके होने के बाद जो नया एलिमेंट बना वो नियॉन है, इसलिए तो नियॉन का मास दे के रखा है तुमको। 2210 21.991385 AMU और मास ऑफ पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मतलब मास ऑफ पॉजिट्रॉन दिया हुआ है 0.00055 AMU। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को तो अच्छे से समझ लो। मैं काम करता हूँ, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, रिएक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। तो सोडियम था 2211, इसका हो गया डीके किसमें? नियॉन 2210 में। साथ में कौन इमिट हुआ? पॉजिट्रॉन, और मैंने बताया था पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो का भी इमिशन होता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो। मैंने होमवर्क दिया था, तुमने शायद चेक नहीं किया होगा तो बता देता हूँ। व्हेनेवर पॉजिट्रॉन इज इमिटेड, न्यूट्रिनो इज इमिटेड, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड। और एंटी न्यूट्रिनो को डिनोट करने के लिए ऐसा बाहर लिखते हैं। वैसे अभी मैं यहाँ पे न्यूट्रिनोस की बात कर नहीं रहा हूँ, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट इज क्यू वैल्यू। तो मेरा इंटरेस्ट क्यू वैल्यू में है, तो मैं न्यूट्रिनो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब क्यू वैल्यू में इंटरेस्ट मेरा इसलिए है, क्या पूछा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन। मतलब ये जो डीके हुआ, इसमें जो पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ और साथ में क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। ये एनर्जी किसके पास गया? पॉजिट्रॉन के पास, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब तुमको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मतलब घुमा फिरा के तुमको क्यू वैल्यू पूछा है। तो ऐसा वो करते रहते हैं बीच बीच में। They will ask you, they will check if you understand
कि ये काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से पॉजिट्रॉन के पास, इट इज अ क्यू वैल्यू, इट इज एनर्जी रिलीज इन दिस डीके। तो व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, कितना दिया हुआ है 21.994437, good, of course atomic mass unit. What is mass of neon, 21.991385 AMU. What is mass of positron, 0.00055 AMU. okay, तो एज यू सी कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट इज सोडियम, और प्रोडक्ट कौन है, नियॉन एंड पॉजिट्रॉन, राइट। और आपको पूछा है क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू इज काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस ऑफ पॉजिट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब। देन यू हैव द फॉर्मूला हियर। अभी आप बताओ, who is, just to make you remember from now onwards, who is reactant, कौन है रिएक्टेंट, सोडियम। तो सोडियम का मास ज्यादा है, राइट, माइनस प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, नियॉन, और कौन है पॉजिट्रॉन। इन दोनों का टोटल मास कंपेयर टू सोडियम कम है, तो प्रोडक्ट का मास कंपेयर टू दिस इज लेस। तो इसलिए मास डिफेक्ट हो गया बेसिकली, दिस इज अ मास डिफेक्ट इनटू 931.5। ये जो डिफरेंस इन मास है ना, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड व्हेन वी विल डू कैलकुलेशंस। तो ये आ गया 21.994437 माइनस ये हो गया तुम्हारा 21.991385 प्लस कितना 0.00055 बराबर, इंटू क्या, इंटू 931.5 MeV। इसलिए यहाँ पे ना तुमको एग्जैक्ट नंबर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो अभी एक काम करेंगे, 21.994437 इसमें से 21.991385 माइनस कर लेता हूँ, उसमें से और क्या माइनस करता हूँ 0.00055, तो कितना आ गया 0.002502 इंटू क्या 931.5, तो 2.33 MeV is the kinetic energy of positron। पक्का पक्का करेक्ट है, डन। अगला क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियर स्पीसीज, सम स्पीसीज एक्स, उसका हाफ लाइफ है 3.2 डेज, मतलब 3.2 डेज में उसका क्वांटिटी हाफ होने वाला है। कैलकुलेट इट्स डीके कांस्टेंट, यू आर सपोज टू फाइंड आउट डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा, एवरेज लाइफ दैट इज मीन लाइफ। और थर्ड पार्ट मैं सॉल्व नहीं करूंगा फॉर सम रीजन, इस टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। ये थर्ड पार्ट हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगने वाली है जो क्वेश्चन में दी नहीं है, इन शॉर्ट। तो मैं बस ये सेम टाइप का क्वेश्चन अगला ही है तो कवर हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे हम पहले 2 केसेस सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ। तो आपको बोला है हाफ लाइफ टाइम ऑफ सम न्यूक्लियर स्पीसीज एक्स इज 3.2 डेज। तो हाफ लाइफ इज 3.2 डेज। देन आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा। नंबर 2 इज एवरेज लाइफ, मीन लाइफ। नॉर्मली क्या है कि अगर आपके पास हाफ लाइफ टाइम डे में है ना, तो आप मीन लाइफ डे में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आइडियली जब डीके कांस्टेंट फाइंड करते हो, तो डीके कांस्टेंट जब फाइंड करते हो तो यू हैव टू बी इन एसआई यूनिट्स, तो तुमको नॉर्मली एसआई यूनिट में मेंशन करना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मीन लाइफ को भी सेकेंड्स में निकाल लूंगा। इसको कन्वर्ट करो, एक दिन में कितने यार 24, उसमें कितने मिनट 60, उसमें कितने सेकेंड 60। तो दैट इज द हाफ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। वैसे तुमको पता होना चाहिए 24 × 60 × 60
86,400, दैट इज नंबर ऑफ सेकेंड्स इन वन डे। तो देख लो, एक बार चेक कर लो, 24 इंटू 60 इंटू 60, करेक्ट। तो तुम हर दिन इतने बूढ़े हो रहे हो इन शॉर्ट। तो यू हैव इन 3.2 days 2,76,480, 276,840 था कि 480 था? 480 था ना, पक्का पक्का, यस, 480 सेकेंड, करेक्ट, गुड। देन you are supposed to find out decay constant. So tell me, how do you find out decay constant? You know what is the formula of half life time? 0.693 upon lambda. So what is lambda? 0.693 upon t half. और देखो ये तो नंबर है, ये क्या है? टाइम है। टाइम क्या है? ये टाइम तो पर सेकेंड में आता है ये। तो ये आता है पर सेकेंड में। अगर डे में लिखा तो पर डे, you can write down in per day also, and then average life is 1 by lambda. Good, done, simple, in seconds per day। डिपेंड करता है तुम इसको डे में रखते हो, पर डे में रखते हो तो ये भी डे में आएगा। ओके, तो लेट अस कैलकुलेट। पहले डीके कांस्टेंट 0.693 डिवाइडेड बाय हाउ मच, कितना कितना, टी हाफ। एक काम करो, उल्टा करो, उल्टा, पहले टाउ निकाल लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। क्यों इजी पड़ेगा बताता हूँ। व्हाट इज टाउ? 1 बाय लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये पता क्या आएगा? टी हाफ अपॉन 0.693। ये ज्यादा फास्ट है। हाँ, व्हाट इज दिस? 276,480 डिवाइडेड बाय 0.693। तो ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर लेता हूँ 0.693 से, कितना आया? 398,961, 398,961 पॉइंट समथिंग समथिंग सेकेंड। अभी इतना कर ही लिया तो डे में भी निकाल लो ना। डे को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया तुमने? 86,400। सेकेंड को डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 86,400, कितना आया? 4.16, 4.617 डे। और याद रखना, एवरेज लाइफ हमेशा, मीन लाइफ हमेशा हाफ लाइफ से ज़्यादा होता है। हाफ लाइफ कितना आया था? 3.2, और एवरेज कितना आया? 4.617। सो दिस गुड। अब क्या फाइंड करना है तुमको? डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट फाइंड करना है ना। इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ, सॉरी मीन लाइफ, रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ। ये जो तुमने फाइंड किया इसका रेसिप्रोकल कर लो, हो गया। मैं डे में ही कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू डू इट इन सेकेंड्स। 1 डिवाइड बाय 4.617 कितना आया? 0.216। तो 0.216 पर डे। अब सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आंसर ऐसे ही लिखने के लिए लिख रहा हूं मैं। तुम्हें को बताओ, अगर मुझे आंसर पर सेकंड में चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाय क्या? 398,961 कितना आया? 2.5 into 10 raised to -6, 2.5 into 10 raised to -6 पर सेकेंड, +6 की -6, -6। तो लेट अस चेक, लेट अस वेरीफाई हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 15.9, 2.5 into 10 raised to -6 एग्जैक्ट वैल्यू है। उसके बाद आपको ये पूछा था टाउ 4.61 डे, एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15.9। एग्जाम्पल 15.10, द एक्टिविटी। या पहली बात तो एक्टिविटी क्या होता है अभी? यू नो व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म पूछ रहा हूँ। dn by dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n।
right? What is the meaning of dn by dt? How many number of radioactive nuclei are disintegrating per unit time? dn मतलब nuclei, dt मतलब time. तो पर सेकेंड में कितने न्यूक्लियर डीके हो रहे हैं dn by dt, उसी को एक्टिविटी बोलते हैं. उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी. तो dn by dt इज एक्टिविटी. लेकिन dn by dt क्या होता है? माइनस लैम्डा एन. तो एक्टिविटी इज ऑल्सो माइनस लैम्डा एन. तो ये पता होना चाहिए. द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीजेस फ्रॉम 350 पर सेकेंड टू, और नहीं मैंने बताया था तो भी समझ में आना चाहिए था, पर सेकेंड मतलब 1 टाइम, मतलब हर एक सेकेंड में 350 न्यूक्लियर डीके हो रहे हैं. और जो एक्टिविटी है 350 सेकेंड पर सेकेंड से कम होकर कितना रह गया? 175. गुड. इन 1 आवर. तो 1 आवर के टाइम में एक्टिविटी तुम्हारा 350 से 175 पहुंच गया. डिटरमाइन हाफ लाइफ ऑफ द स्पेसिस. सिंपल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है. तो पहले तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना. ऐसा है, इनिशियल एक्टिविटी. कौन सा एक्टिविटी? इनिशियल. कौन सा एक्टिविटी? इनिशियल. इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर तुम कैसे डिनोट करते हो? n की n0 से. n0. तो जो इनिशियल एक्टिविटी थी ना dn0 by dt, ये तुमको दी हुई है 350 पर सेकेंड. और आफ्टर टाइम t जो एक्टिविटी है वो दी हुई है. कितनी दी हुई है? 175 पर सेकेंड. और ये यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? 1 आवर. कितना? 1 आवर. और आपको पूछा क्या है? हाफ लाइफ. ऑफ कोर्स 1 आवर यू नो इट इज 60 into 60 seconds में, that is 3600. And they are asking you to find out half life. Now how do you find out half life? कैसे फाइंड करोगे हाफ लाइफ? हाफ लाइफ डिपेंड ऑन डीके कांस्टेंट. उस पर डिपेंड करता है ना. कैसे डिपेंड करता है? 0.693 बाय लैम्डा. तो व्हाट इज लैम्डा? व्हाट इज हाफ लाइफ? 0.693 बाय लैम्डा. तो अगर मुझे डीके कांस्टेंट मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा. तो थोड़ा सोचो, अच्छे से सोचो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ? 0.693 मतलब log ऑफ 2 अपॉन डीके कांस्टेंट. तो हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना चाहिए? पहले डीके कांस्टेंट. अब डीके कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? यहां से स्टार्ट करता हूं. डू यू नो दिस? Are you aware of this? Yes. If I differentiate on both sides, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है. अब तक तुम ये n0 को कांस्टेंट लेते बैठे थे. लेकिन अभी रिमेंबर ये n0 विद टाइम, क्योंकि तुमने इनिशियल एक्टिविटी बोला है, तो इनिशियल एक्टिविटी है ये कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम की वैल्यू कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट है. तो इसको बाहर निकालोगे और इसका डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि तुमको इसकी वैल्यू दी हुई है. नॉर्मली इनिशियल नंबर कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन इनिशियल एक्टिविटी जब निकालना हो तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका. बराबर. गुड. पक्का. हाउ मच इज दिस वैल्यू? 175 e रेज टू माइनस लैम्डा. हाउ मच इज t? 3600 सेकेंड्स में, क्योंकि ये भी पर सेकेंड में था तो उसको भी सेकेंड में लिखा मैंने. तो मैं यहाँ पे सॉल्व ही कर देता हूँ अब. तो व्हाट आई विल डू इज डायरेक्टली सॉल्व. ये कितना है? इनिशियल एक्टिविटी कितना है? 350. अब देखो ऐसा है, ये क्या हो गया? 1 और ये क्या हो गया? 2. थोड़ा ध्यान देना इस नंबर पे, इट इज इंपॉर्टेंट. 1/2 इक्वल्स टू, क्योंकि 2 इधर आ गया और ये नीचे चला गया क्या? हाँ. तो क्या हुआ? e रेज टू 3600 बराबर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ e रेज टू 3600 लैम्डा इक्वल्स टू क्या? 2. तो 3600 लैम्डा इक्वल्स टू क्या? नेचुरल लॉग ऑफ 2. पक्का? हाँ कि ना? श्योर. तो इसका मतलब क्या हुआ? 3600 इक्वल टू log 2 बाय लैम्डा. लेकिन ये कौन है? हाँ, टी हाफ है. राइट. तो डायरेक्ट आंसर मिल गया हमको. राइट. तो ये आ गया टी हाफ. Therefore, T half is 3600 seconds. और 3600 सेकेंड मतलब क्या था? 1 आवर. तो 1 आवर ही हाफ लाइफ टाइम है. हाफ लाइफ टाइम इज 1 आवर ओनली. डन. So what did you get to learn from here is more important than calculations.
जितने टाइम में एक्टिविटी हाफ हो रहा है, जितने टाइम में एक्टिविटी हाफ हो रहा है, पहले एक्टिविटी कितना था 350, उसका हाफ कितना होता है, तो जितने टाइम में एक्टिविटी हाफ हो रहा है वही हाफ लाइफ टाइम होता है, क्योंकि एक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाए तो एक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, हाफ, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ होने के लिए टाइम कितना लगता है, हाफ लाइफ टाइम। तो सॉल्व करने से पहले ही आंसर था हमारे पास, हमने डिफाइन ही वैसे किया हाफ लाइफ टाइम को, द टाइम टेकन बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डीके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, बराबर, गुड, डन।